दो चीजें की थी बेटा, एक तो क्या किया था, अगर प्लेन सरफेस दी हो उसके थ्रू देखा था हमने फ्लक्स, एक देखा क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, तो इनकमिंग फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये याद है ना सबको, यही दो चीजें पढ़ी थी हमने। अब हम गॉस लॉ क्या करेगा, गॉस लॉ हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पे लगा सकते हैं, और गॉस लॉ की हेल्प से हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, उसका कोई भी शेप एंड साइज हो, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना। तो गॉस लॉ एक्चुअल में क्या है, देखो टोटल फ्लक्स through any closed surface is 1 upon epsilon times of net charge enclosed by surface. Total flux through any closed surface is 1 upon epsilon times of net charge enclosed by surface. मतलब क्या है कि कोई भी सरफेस हो, जैसे आपके पास मान लो ये कोई भी सरफेस है, जरूरी नहीं है कि इसको रैंडम शेप बना लेते हैं, कोई भी रैंडम शेप की, क्लोज नहीं है, किसी भी रैंडम शेप की क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा, मान लो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक बाहर Q4 चार्ज, ठीक है। तो ये लॉ क्या कह रहा है कि टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा थ्रू दिस सरफेस, विल बी इक्वल टू Q इन, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है लॉ क्या है बेटा। जैसे इस वाले क्वेश्चन पे अगर अप्लाई करें तो क्या होगा अपना, इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा, अंदर कितना चार्ज है, Q1 Q2 Q3, तीनों क्या कर देंगे, सम, एलजेब्रिक सम। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा अपना नेट फ्लक्स। समझ में आ रही बात। बाहर वाले से कोई भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है अंदर वाला जो चार्ज है, टोटल अंदर चार्ज कितना है, उससे फ्लक्स निकल के आ जाए। बेसिकली वैसे भी समझे तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का मतलब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कोई चीज बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बाहर निकल रहा है, ये हमें किससे पता चलता है, फ्लक्स से। फील्ड कहां से बाहर निकलेगा, चार्ज से बाहर निकलेगा, जितना ज्यादा चार्ज अंदर होगा उतना ही फील्ड ज्यादा बाहर निकलेगा, इसीलिए फाई की वैल्यू क्यू पे डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है, इसीलिए डिपेंड कर रही है वैल्यू। गॉस लॉ में दो तीन इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे बेटा। नंबर वन, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा बेटा, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ओपन सरफेस हुई, ओपन सरफेस से मेरा क्या मतलब है, मान लो, ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, दो चीज है, एक तो आपके पास क्या है, डिब्बा है, ऊपर से क्या है, ओपन है, तो क्या इस पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर मैंने इस डिब्बे को ऊपर से बंद कर दिया, अब इसके अंदर मैंने चार्ज रख दी, क्या इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस। तो नंबर वन पॉइंट क्या हो गया, गॉस लॉ, एक्चुअली गॉस इस लॉ है ना, गॉस साइंटिस्ट का नाम, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो ध्यान रखें, अगर हमें कभी भी गॉस लॉ की सरफेस से किसी ओपन सरफेस के थ्रू निकालना है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज, तब हम गॉस लॉ लगा पाएंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग जिनमें हम गॉस लॉ की हेल्प से ओपन सरफेस के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले उसको करेंगे क्लोज, फिर अपना आंसर आ जाए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ किस पे लगा सकते हैं, क्लोज सरफेस। दूसरा लिखेंगे बेटा, नेट फ्लक्स फाई नेट is independent of phi net is independent of shape and size, shape and size
ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है बेटा? जो चार्ज को इंक्लोज कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं? गॉसियन सरफेस। जैसे ये वाली सरफेस क्या है आपकी? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसकी बनी होती है, मेटल या नॉन मेटल? गॉसियन सरफेस किसकी बनी होती है, मेटल या नॉन मेटल? कुछ गॉसियन सरफेस किसी भी चीज की नहीं बनी होती, ये तो एक इमेजनरी सरफेस है, वो किसी भी चीज की नहीं बनी होती। ऐसा आता है, क्वेश्चन आता है बच्चे, सर ये किससे बनी होती है, मेटल मानो इसको या नॉन मेटल मानो? ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, ये तो बस ऐसे ही इमेजनरी सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस तो एक इमेजनरी सरफेस है, तो ये कैसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है। तो क्या होगा, फाई नेट किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लो भाई ये तीन चार्जेस है, Q1 Q2 Q3, ये एक ऐसी सरफेस इंक्लोज कर रही है, एक दूसरी सरफेस ये इंक्लोज कर रही है, इसको मैं S1 बोल देता हूं बेटा, इसको S2। तो जितना फ्लक्स S1 में से होगा उतना ही फ्लक्स S2 में से। ऐसे समझे इसको, जितना पानी यहां से बाहर निकलेगा वही पानी किसमें से बाहर निकलेगा, जो बड़े वाले हैं उसमें से बाहर निकलेगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टोटल चार्ज कितना है अंदर, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फ्लक्स थ्रू S1 S2 क्या मिल जाएगा, सेम। दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं दोनों? पहला क्या है, क्लोज सरफेस पे लगाएंगे अपन अकाउंटली। दूसरा क्या है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा क्या है, फाई नेट जो फ्लक्स है डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड गॉसियन सरफेस। मतलब क्या बेटा इसका, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि पोजीशन क्या है, कि कहां पे रखे गए, इस पे डिपेंड करेगा, बस अंदर होना चाहिए, कहीं भी हो उससे कोई भी मतलब नहीं। मतलब क्या होगा भाई इसका, कि अगर आपने दो सरफेस ले ली, एक पे यहां पे चार्ज रख दिया भाई Q1, एक में यहां रख दिया चार्ज Q2, ऐसी सेम सरफेस में दोनों चार्जेस, यहाँ एक Q1 यहां रख दिया, Q2 यहां रख दिया, दोनों के लिए फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। क्यों? क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज को कहीं भी रखा जाए पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ पॉइंट देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। तो अगर मैं फाई नेट को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, गॉसियन लॉ, गॉस लॉ को, फाई किसके बराबर होता है, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, राइट। अब यहां पे ये जो ई है, ये जो ई है, ई क्या किसकी वजह से है, ई ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड सरफेस। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है बेटा, जो ई किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से ई लिखा हुआ है यहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड वाले दोनों चार्जेस की वजह से है ये। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैं फाई निकालने के लिए ई निकालने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, अंदर वाले चार्जों का या सभी चार्जेस का, सभी चार्जेस। क्या समझ में आ रही है बात, सभी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हम जो नेट फाई आएगा वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, अंदर वाले चार्जेस। बट फाई नेट डिपेंड्स ऑन ओनली चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि जो ई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सारे चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, और जो फाई है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके अंदर वाले चार्ज।
समझ नहीं पा रहा मैं, आप कहना क्या चाह रहे हो बेटा? बाद में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से बेटा? सभी चार्जेस की वजह से लेंगे अपन। और वही फाई जो आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आता है? अंदर वाले चार्जेस की वजह। क्यों आता है अंदर वाले चार्जेस की वजह से? क्योंकि बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो। तो अगर आप देखोगे बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो? देखो यहां से जो लाइन है यहां पे इंटर की, ये लाइन इंटर की, यहां से क्या होगी? बाहर चलेगी। ये वाली लाइन भी यहां इंटर करेगी तो यहां से बाहर चली जाएगी। जो भी लाइन इंटर करेगी बाहर वाले चार्ज की वजह से उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स बाहर चला जाएगा। इसीलिए बाहर वाले चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स कितना हो जाता है? जीरो। इसीलिए बाहर वाले चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। तो आप फिफ्थ पॉइंट लिख लो। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा फिफ्थ पॉइंट को। नेट फ्लक्स फाई ने ड्यू टू चार्ज outside Gaussian surface is zero। क्यों जीरो है? क्योंकि अगर अपने पास कोई चार्ज आउटसाइड है तो इसकी फील्ड लाइन अगर अंदर जाएगी तो उसको बाहर भी निकलना पड़ेगा। अगर अंदर जा रही तो ऑब्वियसली बाहर भी निकलेगी। यहीं से इंटर किया, यहीं से क्या हुआ? बाहर चला गया। मतलब जितना अंदर गया उतना ही बाहर। तो जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर। एक्चुअली हमने देखा था ना कि फ्लक्स क्या बताता है अपने को? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जानकारी देता है। तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर। राइट? ये लिख लो तीनों पांचों पॉइंट। एक और पॉइंट लिखो बेटा, लास्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ना इनमें से अधिकतर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल्स तो अभी अपन करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि ई किसकी वजह से था, तो आपको पता है किसकी वजह से? ई टोटल चार्जेस की वजह से। वही फाई किसकी वजह से? पता है हमको, अंदर वाले चार्जेस की वजह से सिर्फ आ रहा है, और बाहर वाले कंट्रीब्यूशन जीरो। अब देखो एक सिक्स्थ वाला पॉइंट लिखना बेटा। फाई क्या होता है अपना? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब अगर फाई जीरो, अगर फाई जीरो है, क्या ई 100% जीरो होगा? कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री होगा, उस वजह से जीरो हो गया। तो फाई जीरो डज नॉट इंप्लाई ई इक्वल टू जीरो, बट ई इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फाई जीरो होगा, बट ई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज फाई इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रू नहीं है कि इधर से भाई फाई जीरो होगा तो ई जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ई जीरो हो गया तो फाई जीरो पक्का। गॉस लॉ लगाने की दो स्टेप्स अपने को इंपोर्टेंट रखनी है। नंबर वन, क्वेश्चन में दिया क्या है, कौन सी सरफेस के थ्रू अपने को फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे? कौन सी सरफेस के थ्रू निकालना है उस वाली सरफेस को देख लेंगे। फिर देखेंगे उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर देख लिया हमने, तो अब फाइव विल बी इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। आंसर आ जाएगा। इतना सा है गॉस लॉ लगा। चलिए देखो क्वेश्चन करते हैं।
तीन चार्ज दिए हैं आपको, साथ में तीन सरफेस दी, ये S1, इसको S3 बोल देते हैं, ये है आपकी S2। तीन सरफेस दिख रहे हैं बेटा तीनों, S1, S2, S3। आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू S1, S2 एंड S3। शेप तो मैटर करता नहीं, इसीलिए अपन ने चाहे जो रैंडम शेप बना दी। तो हमें S1, S2 और S3 तीनों के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो पहला काम क्या है, सरफेस को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा काम क्या है, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, 5 विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। निकालो आंसर। हो गया। सबसे पहले S1 के थ्रू देखा बेटा, बहुत इजी है, 5 थ्रू S1। मैंने S1 को देखा, ये मेरी S1, ये सरफेस S1। S1 के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? Q3 को तो नहीं लेंगे, S1 के लिए Q3 को नहीं लेंगे। Q3 कहाँ है S1 के बाहर। हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हैं, अंदर वाले चार्ज को देखना है। तो हमें देखना 5S1 विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। कितना हो गया टोटल चार्ज, 1 कूलम माइनस 2 कूलम, 1 कूलम माइनस 2 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो माइनस साइन क्या बता रहा है बेसिकली आपको, यूनिट क्या थी, यूनिट याद है, वोल्ट मीटर या फिर यूनिट याद है सबको, या तो वोल्ट मीटर या फिर क्या है, न्यूटन मीटर पर कूलम, ऐसे ही कुछ है। तो ये दोनों यूनिट अपने को याद रखनी। तो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, चाहे जो। अब माइनस साइन क्या बता रहा है इसमें, माइनस साइन क्या बताता है कि जो टोटल फ्लक्स है, आने वाला फ्लक्स ज्यादा, टोटल फ्लक्स आने वाला फ्लक्स ज्यादा। माइनस साइन यही बता रहा है। अगर कहीं में नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है मतलब फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे 5 थ्रू S2 निकाला, S2 क्या आएगा, S2 के लिए ये वाली सरफेस ले ली अपन ने, S2 क्या आ जाएगा हमारा 5 थ्रू Q2। S2 कौन सा है, S2 अगर देखें तो ये वाला S2 है, ये सरफेस S2 है। S2 कितना हो गया, Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। कितना आ गया, 3 कूलम माइनस 2 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। कितना आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? वहीं S3 करो, S3 करें, S3 ये हो जाएगा 1 कूलम प्लस 3 कूलम। टोटल कितना हो गया, 1 कूलम प्लस 3 कूलम बाई एप्सिलॉन। टोटल कितना आ गया आपके पास, 4 कूलम बाई एप्सिलॉन, 4 बाई एप्सिलॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना सा काम करना है, टोटल अंदर चार्ज क्या है अपना आंसर आ जाए। देखो इसकी हेल्प से अभी हमने जो स्टार्टिंग की थी क्लास की, उस वाले क्वेश्चन को करते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, इसका लैम्डा अपने को दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी। आपको निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो कैसे क्या निकल के आएगा, फाइव नेट, क्योंकि क्लोज सरफेस है हम क्या मान सकते हैं, ऊपर वाला भी क्लोज नीचे वाला भी क्लोज। तो फाइव नेट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इन, गॉस लॉ से करें, बाई गॉस लॉ, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो फाइव नेट
विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना होगा, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना, मैंने देखा चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा, लेमडा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। सबको समझ में आ रहा है, टोटल चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल। तो कितना आ गया, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, यही आंसर हो। देख रहे हो गॉस लॉ का बेनिफिट, उसी क्वेश्चन में अपने को तब कितना टाइम लगा था, गॉस लॉ से तुरंत आंसर। जब भी क्लोज सरफेस आए आपका पहला काम होना चाहिए कि गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, अगर गॉस लॉ अप्लाई हो रहा है तो पहले ही गॉस लॉ अप्लाई करता। सेम आंसर, आंसर में भी। अब गॉस लॉ की विशेषता क्या है कि ये जरूरी नहीं है एक्सिस से निकले, अगर ये साइड से भी निकल रहा होता ना इधर से ऐसे कहीं से, तब भी यही फ्लक्स होगा। हमें ये मालूम है कि सेंटर से निकलता तो ठीक है, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, वो प्रूव कर लिया। इवन थोड़ा साइड से भी हो, सेंटर से पास नहीं भी करे, तब भी सेम फ्लक्स अपना आने वाला है, राइट। और क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड। एक क्यूब है साइड ए का, ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इज पासिंग थ्रू बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल समझते हैं सभी क्या है, बॉडी डायगोनल मतलब इस वाले कोने से लेकर के उस वाले कोने तक, इस कोने से लेकर के बिल्कुल उस वाले एंड वाले कोने तक जो है, मतलब यहां से लेकर के इस वाले कोने तक जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी डायगोनल। क्यूब में दो तीन तरह की डायगोनल होती है, मालूम है ना सबको। एक डायगोनल कैसे हो सकती थी बेटा, ये इनको ज्वाइन करती, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। क्या अब हट गया, बहुत ही बढ़िया। हम लोग तो केमिस्ट्री में ही पढ़े थे बॉडी डायगोनल क्या है, तो ये बॉडी डायगोनल होती है, राइट। तो ये जो बॉडी डायगोनल है, यहां से ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इज पासिंग थ्रू बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर is passing through body diagonal of a cube of side A. Find total flux through cube. Find total flux through cube. तो ऑब्वियसली बेटा इसमें बॉडी डायगोनल की लेंथ पता होगी तो आंसर आ जाएगा, बॉडी डायगोनल की लेंथ नहीं मालूम है तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखना, क्या होती है, √3a। क्या होती है बॉडी डायगोनल की लेंथ, √3। आप लोग लिख लो इसमें बॉडी डायगोनल लेंथ, बॉडी डायगोनल की लेंथ, लेंथ आती है अपने पास इज √3a। तो फाई नेट वाला है, गॉस लॉ लगा दो। गॉस लॉ से क्या मिलेगा, फाई नेट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। इनक्लोज मतलब भाई पूरी लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेमडा कर दूंगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो फाई नेट कितना आ गया आपके पास, विल बी इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो गया, लेमडा मल्टीप्लाई बाई √3a बाई एप्सिलॉन। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करें, ईवीसीएस में आया है।
देखो बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर is passing through a sphere of radius r. A uniformly charged wire is passing through a sphere of radius r. हाँ, find net flux through sphere. Find net flux through sphere. वही लेंथ निकालनी है बेटा, लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया हमने अगर लेमडा से, टोटल चार्ज इनक्लोज आ जाएगा। एम इतना ही है कि लेंथ निकालो। सोचना सीखो कैसे करते हैं, आपके अंदर थिंकिंग आई है। अच्छा मुझे क्या निकालना, लेंथ निकालनी है, लेंथ निकाल लिया तो मल्टीप्लाई लेमडा से कर दिया, टोटल चार्ज आ जाएगा। प्रोसेस के थ्रू जाओगे आंसर आ जाएगा। हाँ देखो और निकालो, सभी आंसर निकालो बेटा इसका। ऑब्वियसली लेंथ निकालनी पड़ेगी बेटा वायर की। लेंथ के लिए ये वाली लेंथ निकालना पहले, ये लेंथ निकालना पहले। ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा सकते हैं, अंडर रूट आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है, इतनी लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका डबल कर दे। तो अगर मैं लेंथ इनसाइड, लेंथ ऑफ वायर इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर कितनी आएगी, एल विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है, 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम देखें फाई इनक्लोज कितना आ जाएगा, नेट विल बी इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो फाई नेट क्या आ गया बेटा, इन लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। लैम्डा एल कितना है आपको, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये आ गया आपका फाई नेट। ये आ गया आपका फाई नेट। क्या, अच्छा ये बाउंड्री पे कोई चार्ज है, उसको कहीं नहीं माने अंदर, मतलब उसको कंसीडर नहीं करना है अपने को, है ना। हम ये माने बेटा गॉसियन सरफेस कभी भी चार्ज को कट नहीं कर रही है। हम क्या मानेंगे हमेशा, जो हमें गॉसियन सरफेस लेनी है वो ऐसे लेनी है कि वो चार्ज को कट नहीं कर रही। ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, एक चार्ज क्यू को, एक हेमिस्फीयर है अपने पास, हेमिस्फीयर के बेस पे एक चार्ज क्यू रख दिया गया। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, उसके बेस पे क्या रख दिया, एक चार्ज क्यू। आपको निकालना है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर।
charge q is placed at center of hemisphere। दो चीजें करेंगे इसमें। चार्ज को कहां रख गया है? एकदम जस्ट सेंटर पे रखा गया। अगर जस्ट सेंटर पे रखा गया है चार्ज को, तो कितना होने वाला है? हाँ, तो वही तो कर रहा हूँ। तो कट नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी कि नहीं कट करे। ऐसा ही करना पड़ेगा ना, अभी तो कट कर रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे ऐसे केस में हम, जब अगर, अब ये तो हो गया कैसी सरफेस हो गई, एक तो बेस पे और नीचे से ओपन है। पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, जैसा ऊपर है वैसा ही हम नीचे ऐसा हिस्सा लगा दें, तो क्लोज हो जाएगी सरफेस। तो अगर हम जैसा ऊपर है वैसा ही हमने नीचे लगा दिया। अब सिमेट्री से अगर देखें तो जितना ऊपर की तरफ फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स किधर जाएगा? नीचे। यही पता चल रहा है, चार्ज बिल्कुल बीच में, जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही फ्लक्स नीचे जाने वाला। तो जितना फ्लक्स ऊपर के थ्रू जा रहा होगा, जितना फ्लक्स ऊपर जाएगा, अगर देखें उतना ही फ्लक्स कहां दिखेगा अपने को? नीचे जाता हुआ। सिमेट्री यही बता रही। तो अगर मैं देखूं, मान लो कि इसके थ्रू फाई है, तो नीचे वाले के थ्रू भी क्या हो जाएगा? फाई। तो अगर मैं देखूं फाई नेट विल बी इक्वल टू, अब चार्ज पूरा अंदर आ गया, अब तो बीच में नहीं है ना, तो हमने क्या कर दिया, चार्ज पूरा बीच में आ गया, टोटल सरफेस क्या हो गई? क्लोज। और हमें पता है भाई फाई नेट किसके बराबर होता है? क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो फाई नेट की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे फाई नेट किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर वाले से भी फाई, नीचे वाले से भी फाई, तो कितना होगा टोटल? 2 फाई विल बी इक्वल टू क्यू, कैपिटल क्यू लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो फाई थ्रू हेमिस्फीयर कितना आ गया? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन। समझ में आ रही है ये बात? हमने क्या मान लिया, फाई क्या है, ये क्या है? फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। दिस इज फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। एक टेक्निक ये, इस टेक्निक को देखें। इसमें क्या है कि अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो हम उसको किसी तरह से सिमेट्री से इनक्लोज करते हैं। इनक्लोज करने के बाद हम देखते हैं जितना ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है, तो हम इक्वल इक्वल डिवाइड कर देते। समझ में आ रहा है सबको? ये टेक्निक अपने को याद रखनी है। इसके बेसिस पे कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट है वो कर लेते हैं। एक और चीज उससे पहले, अब अगर मान लो मैं नीचे हेमिस्फीयर की जगह पे कोई ऐसी रैंडम सरफेस बना देता, मैं कोई ऐसी रैंडम सरफेस बना देता, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? सेम होने वाला है, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना ही फ्लक्स किधर जा रहा है? नीचे। तो भले ही मैं नीचे स्पेयर नहीं बनाता, पॉइंट देखो बेटा ध्यान से, भले ही मैं नीचे स्पेयर नहीं बनाता, तब भी मेरा फ्लक्स कितना रहने वाला है? जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसके थ्रू भी फ्लक्स कितना रहेगा? फाई है तो इसके थ्रू भी कितना रहेगा? फाई। फ्लक्स थ्रू रैंडम सरफेस भी कितना होगा? नोट, फ्लक्स थ्रू रैंडम सरफेस भी आपका क्या आने वाला है? फाई। कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट कर लेते हैं बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक रिजल्ट को अपन प्रूव करके दिखाएं। लेकिन ये कई बार डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं, तो हम रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट है। तो मान लो एक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, एट सेंटर ऑफ ए क्यूब। आपसे पूछा जाएगा फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू, हाँ, ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस की जगह पर फेस कर लेते हैं ना, हर एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा।
मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, अगर हमने एक क्यूब के सेंटर पे एक क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि हर एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स हो। अगर सेंटर पे चार्ज रखा गया है, अगर चार्ज आपका सेंटर पे रखा गया, तो हर सरफेस के थ्रू सेम निकल रहा होगा बेटा। हर एक सरफेस से कितने निकलने वाला, फ्लक्स सेम निकलने वाला। मान लो फाइव थ्रू ईच फेस, एफ फेस बोल देते हैं, तो फाइव नेट किसके बराबर हो जाएगा आपका, विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइन नोट। ये तो होने वाला ही। ये सबको समझ में आ रहा है। अब कितने फेस होते हैं, सिक्स फेस होते हैं। हर एक फेस के थ्रू इक्वल निकलने वाला, क्योंकि चार्ज कहाँ है, बिल्कुल सेंटर पे। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं हुआ तो क्या अप्लाई कर पाएंगे इस वाले केस को, नहीं लगता, क्योंकि सिमेट्री से पता चल रहा है कि हर फेस से क्या निकलने वाला है, सेम। तो अगर मैं देखूंगा तो फाइव थ्रू इस वाले फेस से सिक्स फेस है, तो फाइव नेट किसके बराबर हो जाएगा आपका, विल बी इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव थ्रू ईच फेस। ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव थ्रू फेस कितना आ गया बेटा आपका, क्यू वाई सिक्स एप्सिलॉन। तो ये पहला इंपोर्टेंट रिजल्ट आपका ये। दूसरा रिजल्ट है, चार्ज इज प्लेस्ड एट एज ऑफ ए क्यूब। एज का मतलब क्या है बेटा, इधर वाली साइड रख दिया गया, एज मतलब इधर वाली साइड रख दिया। अगर चार्ज को हम कहां पे रखते हैं, एज पे रखते हैं, तो आपको निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब। फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाइंड नेट फ्लक्स, है ना, नेट फ्लक्स कर लेते हैं। फाइंड फाइव नेट थ्रू क्यूब, कितना आता है, क्यू बाई एट नहीं आएगा। तभी तो बात है, रियल रिजल्ट रट लिया आपने, अब आपको यही नहीं पता कि कौन सा किसका रिजल्ट है। तो किसी का सर क्यू आई 12 भी आता था, किसी का क्यू आई 8 भी आता था, तो अब रिजल्ट आपने स्पिट कर दिए। रटने के साथ में यही तो प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में ही नहीं आता। मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया, मैं पूछ रहा हूं फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ही देखोगे आप, तब तो समझ में आएगा आपको क्या दिया है बेटा आपको। क्वेश्चन क्या दिया है, हमने चार्ज को कहां पे रखा है बेटा, क्यूब की एज पे, एज के सेंटर पे यहां पे रखा, प्लेस एट सेंटर ऑफ एज लिख रहे हैं ना। क्या, अरे आंसर ऐसे ही मत बोलो बेटा, लॉजिक के साथ सोच के बोलोगे तो। हाँ, क्यू आई फोर एफ नॉट सही आंसर है, कुछ भी मत बोलो, है ना, इससे आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी तो होती है फिर। क्यू आई, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसमें गॉस लॉ नहीं लगा सकता। क्या मैं अभी इसमें सीधा गॉस लॉ लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता गॉस लॉ, क्योंकि मेरा चार्ज बाहर है और मुझे चार्ज चाहिए अंदर, तो किसी तरह से मुझे पूरे चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो चार्ज को इनक्लोज करने के लिए मैं क्या करूं, बात समझ में आती है क्या कह रहा हूं बेटा, कैसे सोचते कहते हैं। पहली चीज तो सरफेस तभी गॉस लॉ लगता है जब पूरा चार्ज बंद होता है। कोई भी जो भी जितने भी है चार्ज तोड़ने वाले सब गलत मेथड है। एक मेथड है आपका, कौन सा मेथड है, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए तभी गॉस लॉ वैलिड है, अदरवाइज गॉस लॉ वैलिड नहीं हो। तो मैं गॉस सबसे पहले चार्ज को क्या करना है, बंद करना है। कैसे करूंगा चार्ज को बंद, मैं एक क्यूब यहां पे बना दूं, मैं एक क्यूब तो यहां बना दूं किसी तरह से इसको बंद करने के लिए। एक क्यूब तो मैं इसको यहां पे बना देता हूं, समझ में आ रही है बात सबको। ऐसे ही दो क्यूब इसके ऐसे और पीछे बना दिए, इसके पीछे और बना दिए दो क्यूब आपने। पता नहीं मेरे से बने हैं कि नहीं, आप लोग आर्टिस्ट ज्यादा अच्छे हो, है ना। तो एक पीछे बना दिया और एक और इसके पीछे बना दिया। समझ में आ रही है बात, क्या किया है आपने, क्या किया,
दो तो आगे बन गए, एक ये, दो इसके जस्ट पीछे बन गए। तो क्या है, बीच में आ गया? क्या चार्ज आपका बिल्कुल सेंटर पे आ गया? क्या सबको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चार्ज किधर आ गया? सेंटर पे आ गया। क्या चार्ज चारों तरफ से बंद हो गया? अब हर साइड से बंद हो गया, ऊपर नीचे चारों तरफ से बंद हो गया। अब क्या हम गॉस लॉ लगा सकते हैं? हाँ, गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो हम देखें तो चार्ज बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गया। कितने क्यूब हो गए? 4 क्यूब। कितने क्यूब हो गए? 4 क्यूब। तो इसका मतलब क्या होगा, हर क्यूब से इक्वल निकलेगा, इससे भी, इससे भी, इस क्यूब से भी और इस क्यूब से। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो हम क्या करेंगे बेटा, चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय 4 सिमिलर क्यूब्स। चार सिमिलर क्यूब से आपने बंद कर दिया। तो रिजल्ट रखना नहीं है, रिजल्ट समझना है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा अपना? हमने 4 क्यूब से बंद कर दिया। आपसे क्या पूछ रहा है? 5 थ्रू क्यूब पूछ रहा है। तो क्यूब के थ्रू कितना हो जाएगा? अगर 5 नेट देखूंगा, 5 नेट किसके बराबर आएगा मेरा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नेट किसके बराबर होगा? चारों क्यूब में से इक्वल फ्लक्स निकल रहा होगा। तो 5 नेट किसके बराबर होगा? 4 5 थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 थ्रू क्यूब कितना आ गया बेटा आपका? विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन, एज के सेंटर पे रखने पे। क्या? नहीं, इसमें अपन एक फेस नहीं लेंगे। अगर आपसे पूछे तो एक फेस के थ्रू कितना होगा, तो बताओ। पक्का? सोच लो एक और। मतलब कभी कहीं ना कहीं 12/24 तो आता है एक फेस के थ्रू, अब कहाँ आता है ये देखना पड़ेगा, है ना? इसी में कैसे करेंगे? क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, मुझे नहीं मालूम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, ईच फेस के थ्रू कैसे निकालेंगे? फेस के थ्रू निकालना इतना आसान नहीं होता, फेस के थ्रू निकालना बहुत ट्रिकी काम है। फेस के थ्रू निकालना इतना आसान नहीं है, स्पेशली इस केस में। क्योंकि इसमें फेस के थ्रू सिमेट्री नहीं बन रही है। दिक्कत क्या बन रही है कि ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, ध्यान से देखो, इन वाले फेस के थ्रू तो ठीक है, मुझे मालूम है। इस अगर मैं देखूं, एक ये साइड वाला फेस और पीछे वाला फेस, ये वाला फेस, ध्यान से देखना कौन कौन से फेस की बात कर रहा हूं। ये वाला फेस जिस पे चार्ज है, जिस फेस पे चार्ज होता है उस फेस पे फ्लक्स होता है 0। उस फेस पे फ्लक्स कितना होता है? 0। जिस फेस पे चार्ज होता है उस फेस पे फ्लक्स कितना होता है? 0। क्यों होता है 0? कोई बता सकता है? क्योंकि अगर मैं देखूं, इसकी जो फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होंगी? ऐसे ही तो निकल रही होंगी। तो जिस फेस पे चार्ज होता है, जैसे मान लो चार्ज यही है, इस फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? 0। ऐसे ही पीछे वाले फेस के थ्रू भी फ्लक्स कितना होगा? 0। लेकिन ऊपर वाले फ्लक्स के थ्रू तो 0 नहीं होगा, नीचे वाले के थ्रू भी फ्लक्स 0 नहीं होगा, सामने वाले के थ्रू भी 0 नहीं होगा। तो एक्चुअली इस वाले केस में हम ईच फेस के थ्रू फ्लक्स नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो किसी भी केस में अप्लाई नहीं कर देना है। इस केस में 5 थ्रू द ईच फेस नहीं निकाल सकते। आगे देखते हैं, नेक्स्ट केस करते हैं। देखो एक और इजी केस। चार्ज is placed at center of a face of a cube. Find flux through cube. हाँ, क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? चार्ज को कहां रखा गया है? इसके फेस के सेंटर पे। फेस के सेंटर पे मतलब यहां पे रखा गया, यही हुआ फेस का सेंटर। फेस के सेंटर पे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अब फ्लक्स कितना होगा क्यूब के थ्रू? क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा?
भाई एक और ऐसा ही क्यूब बना देते हैं सेम। हाँ, ऐसा ही एक और क्यूब बना दो सेम, ऐसा ही एक और क्यूब बना दे सेम। अगर हम ऐसा ही सेम एक और क्यूब बना दें तो आपका फ्लक्स निकल आएगा इस क्यूब के थ्रू, दोनों से के थ्रू सेम होने वाला है। जितना इस वाले क्यूब के थ्रू होगा उतना ही इस वाले क्यूब के थ्रू। और चार्ज कैसा हो गया, इनक्लोज हो गया। तो फाइन है चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय टू सिमिलर क्यूब्स। अगर आप अकेला रिजल्ट याद रखने की कोशिश करोगे ना तो भूल जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। लेकिन आपने लॉजिक के साथ में याद रखा कि अच्छा कैसे क्लोज कर रहा हूं मैं, तो आप फिर गलत आंसर नहीं निकालोगे। आपने अगर अकेला याद रख लिया कि फेस के थ्रू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 24/2 एप्सिलॉन नॉट, फिर कहीं भी 24 आंसर निकलेगा, पता नहीं कहां है आंसर 24। इसीलिए आप लॉजिक के साथ याद रखें तो आपका फिर गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो लॉजिक क्या है अपना, किसी तरह से अपने को चार्ज को इनक्लोज करना है। तो हमने देखा यहाँ चार चार चार्जेस से क्लोज हो गया, यहाँ पे कितने से क्लोज हो रहा है भाई, दो क्यूब से क्लोज हो गया। तो यहाँ पे दो क्यूब रख दिए, तो एच के थ्रू कितना हो गया, फाइन एट विल बी इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टू एच क्यूब के थ्रू हो जाएगा बेटा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक क्यूब के थ्रू कितना आ गया आपका आंसर, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट केस, a charge is placed at corner of a cube. एक क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट किसका रिजल्ट है, किसके थ्रू फ्लक्स है, एक क्यूब के थ्रू, ठीक है। और एक फेस के थ्रू कितना होगा, इसमें दो रिजल्ट देखेंगे बेटा। देखो इसको याद करने की ट्रिक है, ध्यान से देखें। हमने चार्ज को कहां रखा है बेटा, कॉर्नर पे रख दिया, ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया आपका कॉर्नर। अब अगर कॉर्नर पे रखा है तो इसको क्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से देखना क्या है। अगर मुझे इसको इनक्लोज करना है, कैसे करूंगा इनक्लोज, अगर देखें तो एक इधर लगा देंगे, दो पीछे वाली साइड लगा देंगे। क्या पूरा इनक्लोज हुआ, नहीं हुआ। कितना इनक्लोज हुआ, आधा। कितना इनक्लोज हुआ, आधा। एक साइड में लगा दिया, दो पीछे लगा दिए, अब भी कितना इनक्लोज हुआ, आधा। दो और ऊपर लगा दिए, क्या पूरा इनक्लोज, चार और ऊपर लगा दिए, चार ऊपर लगा दिए तो पूरा इनक्लोज हो गया, चार ऊपर लगाते ही पूरा इनक्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं बेटा, ये इधर है, एक क्यूब इधर लगाए, एक दो पीछे लगा दिए, आधा इंक्लोज हो गया। चार और ऊपर लगा दिए, टोटल कितने क्यूब लिए आपने, 8 क्यूब। टोटल कितने क्यूब ले लिए आपने, 8 क्यूब। बात समझ में आ रही है कैसे किया। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, कैसे इंक्लोज किया है अपन ने इसको, कि यहाँ पे एक क्यूब, एक चार्ज यहां रखा है, ऐसे ही एक और क्यूब इधर ले लिया अपन ने। देख लेना आप लोगों की ड्राइंग में से बेटर है, अब पीछे वाले कैसे बनाओगे आप लोग देखना। जो भी है दो ये ले लिया अपन ने, तो आधा इंक्लोज हुआ। ऐसे ही आपने ऊपर की साइड और बना दिए, बना लेना आप लोग, कैसे बनाओगे मुझे नहीं बनाना आता ये। इस पे चार और ऊपर ले लेना भाई, कैसे लोगे अब ये देख लोगे, है ना। तो बेसिकली चार और ऊपर आ जाएंगे, चार ऊपर चार नीचे, तब जाकर के ये पूरा इंक्लोज हो पाएगा, कैसे होगा पता नहीं।
तो ये पूरा आपका इनक्लोज करना है। ये कहां पे आ गया आपका सेंटर पे। तो 8 चार्जेस मिलकर 8 क्यूब मिलकर के उसको इनक्लोज कर पाएंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, चार्ज क्यूब इज इनक्लोज्ड बाय 8 क्यूब्स। तो 5 नेट कितना हो जाएगा आपका, विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने इनक्लोज कर रहे हैं, 8/5 ऑफ ईच क्यूब, विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आंसर आ गया बेटा, 5 थ्रू द ईच क्यूब कितना हो गया आपका, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। हर एक क्यूब के थ्रू कितना आ रहा है आपका, 8 एप्सिलॉन। सारे रिजल्ट अच्छे से समझ लो कैसे बन रहा है। एक तो रिजल्ट क्या है भाई, हमने कहां पे रखा बेटा, सबसे पहला रिजल्ट कहां है, एज पे रख दिया। बंद करना है, सबसे पहला काम होता है चार्ज को बंद करना। कितने क्यूब लगे, 4 क्यूब लगे। कितना हो गया, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। यहां बंद करने में कितने क्यूब लगे, 2 क्यूब लगे। कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां पे हमें कितने क्यूब लगे, 8 क्यूब्स लगे। कितना आ गया, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। जितने क्यूब्स की जरूरत पड़ रही है बंद करने के लिए, उतने ही डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है ईच क्यूब के थ्रू। अब लेकिन इसमें एक और रिजल्ट बनता है कि हर एक फेस के थ्रू, और किसी भी रैंडम फेस के थ्रू नहीं, जो रिजल्ट आपने याद किए उनको देखना, रिफाइन करना बेटा अपने रिजल्ट्स को, अपने रिजल्ट्स को रिफाइन करना भाई। ध्यान से देखो, नंबर 1 पॉइंट क्या है बेटा, जिस फेस पे क्यूब लाई करता है उसके थ्रू फाई हमेशा क्या होता है, 0। हमेशा फाई क्या होता है, 0। क्यों होता है 0, मान लो मैं इस वाले फेस के थ्रू देखूंगा, पूरी रे कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेंगे, और जिसमें सरफेस है उसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो फाई क्या हो जाएगा आपका, 0। तो एक चीज तो ये लिख रहा हूं, फाई थ्रू surface surfaces in which charge lies is 0। वो सारी सरफेस जिनमें कि चार्ज लाई करेगा उनके थ्रू फ्लक्स कितना होने वाला है आपका, 0। तो किसके सरफेस के थ्रू 0 होगा बेटा, इस वाली सरफेस के थ्रू 0 होगा, ये पीछे वाले के थ्रू और ऊपर वाले के थ्रू। बात समझ में आ रही है, एक तो पीछे वाले के थ्रू, मैं ऐसे ले लेता हूं इसको, ये पीछे वाले के थ्रू, ऊपर वाले के थ्रू और इधर वाले के थ्रू। इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दें, इसको थ्रू बोल दें, तो 5 थ्रू 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा आपको, 0। बात समझ में आ रही, पीछे वाली, ऊपर वाली और साइड वाले के थ्रू कितना मिलेगा, 0। तो अभी इन तीनों सरफेस पे अपना चार्ज अप्लाई कर, और अगर देखेंगे तो ये तीनों सरफेस तो अंदर वाली साइड थी आपकी। अगर इस वाले में बड़े वाले क्यूब को लूं तो उसमें तीनों सरफेस अंदर की तरफ है, ये भी अंदर फंस गई, ये भी अंदर फंस गई, सिर्फ बाहर कौन सी बची, इधर वाली सरफेस, साइड वाली सरफेस है, नीचे वाली सरफेस। ये समझ में आ रहा है सबको, बाहर कौन सी सरफेस बची हमें, ये एक तो ये सरफेस, एक पीछे वाली और एक नीचे वाली, ये वाली सरफेस, साइड वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, यही 3 सरफेस बाहर बच रही। तो अब मैं देखूं कि इन तीनों सरफेस के थ्रू कितना होने वाला है, टोटल सरफेस कितनी होगी, एक साइड कितनी, 1 2 3 4, एक साइड कितनी सरफेस है, 4, और टोटल ऐसी ऐसी कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 फेस। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, टोटल सरफेस कितनी हो गई, टोटल सरफेस इन बिगर क्यूब, कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है, और हर एक सरफेस में कितने फेस है, अगर देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट है, हर एक सरफेस के कितने पार्ट है, 4, 4 पार्ट बेटा। ये पूरी सरफेस में इधर वाली साइड कितने थे, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पर ध्यान से, ये तो एक तो ये हुआ, ये तो एक तो ये हुआ, ऐसा ही बिल्कुल इसके साइड में ये रखा हुआ है,
एक ऊपर और एक इधर वाली साइड। बात समझ में आ रही है क्या है? नीचे कितने क्यूब है बेटा? 4 क्यूब नीचे, 4 क्यूब ऊपर। एक तो ये वाला क्यूब हो गया, एक इसके साइड में क्यूब हो गया। तो एक फेस को ही अगर आप देखोगे, एक बड़े वाले क्यूब का एक फेस को ही कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 4 फेसेस में डिवाइड होगा, क्योंकि एक फेस में 1 2 3 4 4 क्यूब। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पूछ लेना बेटा एंड में आकर के, मैं आपको डायग्राम के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। एक फेस में कितने बन रहे हैं अपने? 4। कैसे बन रहे हैं 4? क्योंकि 4 नीचे रखे थे बेटा, 4 ऊपर रखे, तो हर एक में अगर इस वाली साइड से देखता तो मुझे कितने दिखते? 1 2 3 4। कितने दिखेंगे? 4। तो अगर देखोगे तो टोटल कितने सिमिलर फेसेस हो गए? 24। कितने हो गए टोटल? 24। तो 5 थ्रू ईच फेस विदाउट चार्ज, है ना, जिसमें चार्ज नहीं होगा, कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन। क्योंकि टोटल फेस कितने हो गए? टोटल सिमिलर फेस कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, कितने होगा आपके पास? 24। रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट जरूरी है। इस किसी को समझना हो मेरे से एंड में आके समझ लेना, मैं आपको बिट डायग्राम बता दूंगा किस तरह से हो रहा है। ट्राई करूंगा, अगर क्यूब ले पाया तो क्यूब से बता दूंगा कैसे चल आ रहा है। राइट, बेसिक क्या है कि इसमें हमें 2 चीजें याद रखनी है कि हर एक फेस के थ्रू नहीं है ये। कई बार तो रिजल्ट लगता है कि अच्छा हर एक फेस के थ्रू है, बहुत कम पूछा जाता है पहली चीज तो ये रिजल्ट, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है। अपने को ये कंफ्यूज करता है ना कि भाई कौन से फेस के थ्रू पूछ रहा है। तो इस क्यूब में हर एक फेस के थ्रू नहीं है ये। किसके थ्रू जी? 1 2 3 के थ्रू तो 0 है। मैं अगर लिख दूं 5 थ्रू 1 2 3 कितना मिलेगा अपने को? 0। 5 थ्रू 1 0 मिलेगा, 5 थ्रू 2 0 मिलेगा, 5 थ्रू 3 0 मिलेगा, 0। वहीं अगर मैं देखूंगा इसको 4 बोल दूं, इसको 5 बोल दूं और इधर वाले को 6 बोल दूं, तो 5 थ्रू 4 5 एंड 6 कितना मिलने वाला है आपको? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन। हर एक फेस के थ्रू नहीं होता। अपने रिजल्ट जो आपने याद किए ना उनको रिवाइज करो, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं। वहां पे आपको लगता है कि हर फेस के थ्रू है, हर फेस के थ्रू नहीं। और मैं बता रहा हूं बेटा 24 बाई एप्सिलॉन वाला रिजल्ट बहुत कम यूजफुल है, बहुत कम पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होगा? हर एक क्यूब के थ्रू कितना होगा, हर एक क्यूब के थ्रू कितना होगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। एक क्यूब है, इसके हर एक कॉर्नर पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ऐसे चार्ज रख, हर एक फेस पे चार्ज रख दी, हर एक फेस के हर एक कॉर्नर पे 8 चार्ज रख दी। आज से मुझे फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? अभी क्या किया हमने? हर एक कॉर्नर पे चार्ज रख दी, हर एक कॉर्नर पे रख दिया, 0 नहीं है। हर एक कॉर्नर पे अलग अलग चार्ज रखे भाई, हर एक कॉर्नर पे अलग अलग चार्ज रखा। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पीवीएसएस में पूछा गया क्वेश्चन। क्या? हर एक क्यू सेम नहीं है, क्यू अलग अलग है। एक की वजह से फ्लक्स कितना होगा? एक की वजह से निकालो, एक कॉर्नर की वजह से। इस वाले की वजह से फ्लक्स कितना होगा? इस वाले की वजह से कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, Q1 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले की वजह से कितना होगा? Q2 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सबको ऐड कर दो,
आंसर आ जाएगा। सबको ऐड कर दो। समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या आएगा देखो बेटा इसका आंसर। क्या? फ्लक्स थ्रू ई, फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना है, टोटल क्यूब के थ्रू कितना होगा। फाइंड, हाँ, फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है आपको। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। हाँ, मतलब बेसिकली क्या होता है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन। कैसे आएगा देखो भाई, मुझे पता है फाइव ड्यू टू क्यू वन कितना आएगा मेरा, विल बी इक्वल टू क्यू वन डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन। ऐसे ही फाइव ड्यू टू क्यू टू कितना आ जाएगा आपका, क्यू टू डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन। हर एक का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देख लिया, टोटल ऐड कर दिया। तो अगर मैं देखूंगा तो फाइव नेट किसके बराबर हो जाएगा मेरा, फाइव ड्यू टू क्यू वन प्लस फाइव ड्यू टू क्यू टू प्लस फाइव ड्यू टू क्यू थ्री, सो ऑन फाइव ड्यू टू क्यू एट। तो टोटल कितना आ गया बेटा फाइव नेट आपका, सारे चार्जेस को ऐड कर दें, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर प्लस क्यू फाइव प्लस क्यू सिक्स क्यू सेवन प्लस क्यू एट डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन। ये टोटल आपका रिजल्ट होगा। अब Q1 Q2 Q3 की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आपको, आपका आंसर निकाल ही सकते हो आराम से। Q1 Q2 Q3 की कोई भी वैल्यू दे दो, टोटल फ्लक्स निकल आए। ऐसे ही सेम चीज मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। मान लो हर एक क्यूब के, इस क्यूब के हर एक एज के सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा, यहाँ पे 1 कूलम रख दिया, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम। पहले बताओ एज कितनी होती है, टोटल कितनी एज होती है, टोटल कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती है। कैसे होंगी, चार तीलियां इधर, चार तीलियां इधर, बीच में ये चारों तीली जोड़ रही है, टोटल कितनी हो गई 12। टोटल एज कितनी है 12। तो अगर हर एक एज पे रखा गया इस तरह से कि मान लो 6 कूलम है, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम, 12 कूलम, आपको निकालना है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये लिख जरूर लेना, निकाल क्या रहे हैं ना, कई बार आंसर निकाल देते हैं पता ही नहीं क्या निकाला है। अच्छा, कितना आ रहा है
हाँ मतलब वही है बेसिक। एक एक चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूशन देख लो, सबको ऐड कर दो। एक चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूशन देखो, सबको क्या कर दोगे, ऐड, आंसर आ जाएगा। 78 या 74? 78 आ रहा है। तो क्या आएगा बेटा, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक चार्ज की वजह से देखूं मैं, कितना मिलेगा मुझे, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। अगर मैं एज पे देखूं, अगर मैं एक चार्ज की वजह से देखूं, चार्ज Q1 प्लेस्ड एट एज, एक एज की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है चार्ज की वजह से। एज पे रखेंगे तो पूरा इंक्लोज करेंगे, चार क्यूब लगने वाले, 4 क्यूब लगेंगे, कितना मिल गया अपने को, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। कितना आ जाएगा, अब आंसर देखें, हर एक की वजह से यही कंट्रीब्यूशन होने वाला है, तो 5 नेट कितना हो जाएगा, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नोट कर दो। टोटल कितना हो गया, 1 कूलम प्लस 2 कूलम, एडिशन कर लें, 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, सो ऑन कहां तक, 12 कूलम तक, डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नोट। कितनी एज है, 12 एजेस होते हैं, टोटल एज कितनी होती है, 12। इसीलिए ऐसे ही मैं अगर फेस के सेंटर पे रखूं, तरीका समझ में आ गया ना मेथड सबको। अब अगर मैं हर एक फेस के सेंटर पे रखूं, कितने फेस होते हैं टोटल, 6 फेस होते हैं, और फेस के सेंटर पे रखने पे क्यू के थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन होता है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। उस तरह से अपन हर एक फेस के सेंटर पे रख दूंगा तो आंसर आ जाए। क्लियर है ना बात। कई बार हो सकता है कि पूरी एजेस पे नहीं रखें, सिर्फ और सिर्फ साइड साइड वाली एजेस पे रख दें। ये भी कर सकते हैं कि 4 एजेस पे रख दें, तो 4 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सभी एज पे रख दिया, सबका कंट्रीब्यूशन काउंट कर लेंगे। क्लियर है ये बात। तो टोटल कितना आ गया, 12 तक ऐड करें, एडिशन आता है सबको। अगर आपको 1 से लेकर के क्या क्या एडिशन मिलता है, 1 से लेकर के अगर n तक मुझे ऐड करना है तो क्या आता है आंसर, n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 तक कितना एडिशन आ जाएगा, 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6, यही आ गया। कितना, डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो ये आ गया 6 है ना, तो ये कितना आ गया 78। कितना आ गया 78 बाई 4 एप्सिलॉन, है ना, कितना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, या फिर 39/2 भी कर सकते हो इसको, है ना। जहां जहां भी मैथ का कुछ भी यूज करें जो आपको नहीं आता, साइड में लिख लिया, जिससे आप रिवाइज करो तो दोबारा से वो रिवीजन हो जाए। जैसे कई बार एंथ टर्म तक सम होता है, 2-3 चीजें छोटी छोटी जो यूज होती हैं, जैसे एंथ तक अपन ने तो नंबर्स का टर्म लिख लिया, राइट। कई बार होता है आपको ज्योमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन वाला एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है, वो आप याद रखोगे, बहुत अच्छा है। छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखेंगे अपन। एक और क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। ऐसे क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, कोई नए टाइप का क्वेश्चन करना है। देखो, क्लोज सरफेस इन ए क्लोज सरफेस इन ए क्लोज सरफेस flux entering is 5 into 10 to the power 5 and flux outgoing is 4 into 10 to the power 5 Newton meter square per coulomb. Find net charge enclosed by surface. Find net charge enclosed by surface.
क्या आ रहा है 8.85 इंटू 5 आ रहा है माइनस साइन के साथ में। मतलब चार्ज, पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा, जो इंटरनल फ्लक्स है उसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स है उसको क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो पहली तो ये गलती नहीं करनी हमें। तो फाई टोटल देखेंगे अगर अपन, तो फाई नेट किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू फाई इन प्लस फाई आउट, और इन वाले को क्या लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस इंटू 10⁵ प्लस ये कितना लेंगे अपन 4 × 10⁵ कितना आ गया बेटा आपके पास -10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो फाई नेट हो गया। अब लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि हाँ, फाई नेट किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज पूछ रहा है बेटा अपने से, विल बी इक्वल टू फाई नेट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट की वैल्यू दी हुई अपने को -10⁵ इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हो, क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 -12 भी होती है, वैल्यू रख देते हैं। तो अगर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ रहा है, फाई इनक्लोज क्यू इनक्लोज विल बी इक्वल टू -10⁵ इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम। कितना हो गया ये आपका क्यू इनक्लोज विल बी इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻7। दिस इज फाइन। देखो 7 आएगा ना, 10⁻7, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्यू इनक्लोज से हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉस लॉ के ये एप्लीकेशन है मोस्टली, इन पे बेस्ड आते हैं एप्लीकेशन जितने भी। गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी पढ़ाता है भाई अपना, उसको देख लेते हैं। अपन सीधे रिजल्ट देख रहे हैं बेटा, रिजल्ट्स ऑब्टेन यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके कौन कौन से रिजल्ट ऑब्टेन किए गए हैं। नंबर 1 रिजल्ट तो क्या ऑब्टेन किया गया बेटा, कि अगर कोई एक चार्ज वायर है, तो इसका इनफाइनाइट वायर है, इसके थ्रू अगर आपको फ्लक्स निकालना है, तो वो आपको मालूम है, टेक्निक अपन ने सीख ली है। ये अगर इनफाइनाइट वायर है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आर डिस्टेंस पे, ये अपने को पहले से रिजल्ट मालूम है, प्रूव करके नहीं देख रहे हैं, प्रूव आएगा भी नहीं अपने में, तो अपन सीधा रिजल्ट लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, नंबर 1 रिजल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट वायर। क्या रिजल्ट है आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है 2 के लैम्डा बाई आर। सीधा रिजल्ट है, ये आपको पहले से मालूम है। एक नया रिजल्ट जो करेंगे वो देखते हैं। वो रिजल्ट बेटा आपको पहले से मालूम है, उस पर अपन फोकस नहीं कर रहे हैं, अपना फोकस इस दूसरे रिजल्ट पे, ये तो पहले से आपको मालूम था। एक और दूसरा रिजल्ट जो अपने को पहले से मालूम नहीं है, इस पे फोकस करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite seat, electric field due to a uniformly charged infinite seat।
कोई एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, सीट का मतलब समझ रहे हो, जैसे प्लेट टाइप, राइट, जैसे ये एक सीट है यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये आपकी सीट हो गई, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। अब दो चीजें देखना, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आती हैं। हम सबसे पहले जो सीट लेने वाले हैं बेटा, मान लो इसकी अकेली एक साइड चार्ज है, इसकी कितनी चार्ज साइड है, एक साइड, एक साइड पे जो चार्ज है इस तरह से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी है, सिग्मा। तो दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, बस एक साइड को चार्ज कर रहे हैं, अधिकतर ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर में पॉसिबल है, नॉन कंडक्टर्स में पॉसिबल है कि एक साइड को अकेले अपन चार्ज कर पाए। अगर कंडक्टर होगी तो चार्ज फ्लो करके पीछे चला ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ इसकी एक साइड चार्ज हो। तो अपन क्या लिखने वाले हैं बेटा, पहला रिजल्ट किसके लिए है, नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स या फिर ओनली वन फेस चार्ज, अकेले एक फेस की वजह से देखो कितना फील्ड मिलता है। अगर एक फेस चार्ज तो अगर अकेला ये वाली साइड चार्ज और इस चार्ज की डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, सिग्मा। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा सबको, एक साइड को चार्ज कर रहे हैं, बस एक साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है। अगर हम कहीं पे भी चले जाएं, पहली चीज तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, अगर इसकी चार्ज सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना मिल रहा है अपने को, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और कैसा फील्ड मिलेगा, यूनिफॉर्म फील्ड, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सीट। बेसिकली जनरली हम क्या करेंगे बेटा, सीट के बहुत पास में लेंगे, अगर सीट से बहुत दूर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली सीट की लेंथ मैटर करने लगेगी। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये पूरी सीट कैसी है, इनफाइनाइट सीट है। जो हम किसी चीज का इनफाइनाइट बोलते हैं मतलब क्या है, हम उसके बहुत पास में कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यही यही बोर्ड है, मैं इस बोर्ड के बहुत पास में हूं तो इनफाइनाइट की जैसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, अगर वहीं बहुत दूर से देखेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम अधिकतर कहां देखने वाले हैं बेटा, इसके जस्ट पास में। फील्ड कैसा मिल रहा है अपने को, यूनिफॉर्म मिल रहा है, और क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर किसकी वजह से है ये अकेला एक फेस चार्ज है तो। अगर वही एक मेटल होता बेटा, सेकंड केस देखो, इस वाली साइड भी यही होगा और इस वाली साइड भी यही होगा। एक और चीज समझना बहुत जरूरी, इधर वाली साइड भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, कहीं पॉजिटिव है जितना उधर उतना ही इधर वाली साइड। यहाँ पे भी कितना फील्ड आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी इतना, ठीक है। इधर वाली साइड इधर फील्ड बनेगा, इधर वाली साइड इधर फील्ड बनेगा। वहीं अगर मेरे पास एक मेटल की सीट हो, सेकंड केस किसके लिए कर रहे हैं, कंडक्टर या फिर मेटल सीट। कितने फेस चार्ज होते हैं बेटा इसमें, दोनों साइड ही चार्ज होगा। आपने अगर इधर चार्ज दिया, पीछे वाले चार्ज भी अपने साइड चार्ज पहुंच जाएगा, तो दोनों ही फेस आपके चार्ज होने वाले। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। नॉन मेटल्स में क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स या फिर कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स में क्या हो रहा है, एक साइड चार्ज होती है, इसीलिए कितना मिलता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। वहीं अगर मैं दोनों साइड चार्ज कर दूं, अगर कोई मैं दोनों साइड चार्ज कर दूं, ये अगर अपने पास कोई सरफेस है, इधर भी आपने चार्ज कर दिया और इधर भी चार्ज दे दी, तो कितना फील्ड मिलने वाला है। अब इधर वाली सरफेस भी कंट्रीब्यूट करेगी, साथ में ये वाली सरफेस भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो टोटल कितना मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्यों हो गया, दोनों सम क्यों हो गए, क्योंकि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये कैसी सरफेस है अपनी, इनफाइनाइट। बहुत छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपको समझने में दिक्कत होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने को समझ में ही नहीं आता कब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेना है, कब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेना है, कब लेना है,
जब नॉन मेटल है या फिर नॉन कंडक्टर है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, क्योंकि एक साइड चार्ज होती है, और अगर दोनों साइड चार्ज है तो दोनों की वजह से ही कंट्रीब्यूशन ले लिया। कितना आ गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया बेटा ये? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो जब भी मेटल होगी तो उसकी वजह से कितना मिलेगा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और फील्ड कैसा है? वही यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा। यूनिफॉर्म फील्ड बताइए आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड लाइन। तो अगर हम कभी भी फील्ड बनाए, कैसा फील्ड बनेगा इसका? किसी भी सरफेस का अगर फील्ड बनाएंगे तो फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? फील्ड लाइंस ड्यू टू कंडक्ट, फील्ड लाइंस ऑफ चार्ज सी कैसी बनने वाली है? ये अगर आपकी चार्ज सीट है, पॉजिटिवली चार्ज मान है, कैसी फील्ड लाइन मिलेगी? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड बनना है तो पैरेलल मिलने वाली और इक्वल स्पेस। फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी? पैरेलल एंड इक्वल स्पेस, बाहर निकलती हुई। ऐसी इसकी तरफ भी इक्वल स्पेस। तो ये आपकी फील्ड लाइंस होगी। रिजल्ट सबको समझ में आ रहा है? इस रिजल्ट का हम कल यूज करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ये दोनों रिजल्ट याद है। आपका होमवर्क वही है बेटा, सीट पूरी कर लो। डीपीपी कौन सी? डीपीपी 3 कंप्लीट कर लो। डीपीपी 3 देखो, मैं आज सर से बात करता हूँ, अगर उन्होंने डीपीपी 4 टाइप कर ली होगी और आपको मिल जाती है इस वीक में, राइट, क्योंकि आप लोग तो संडे को भी आते हो तो संडे को भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है आपकी वो सीट। तो अगर आपको डीपीपी 4 मिल जाती है तो डीपीपी 4 आप लोग करना शुरू कर दो। डीपीपी 4 है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है, डीपीपी 4। और डीपीपी 3 बेसिकली करनी है ठीक है।